Guys, you are most welcome. Online classroom training video lecture number 2. This video lecture is about the special for 10th class students. In the previous video lecture we have covered the words Renaissance. But in this video lecture we will cover the causes of Renaissance. Do you know about the cause of Renaissance? I have written on the board 6 main causes of Renaissance. We will cover these causes. If you not subscribe our channel and not click bell icon, I requested everyone to subscribe our channel and click bell icon so that as soon as I upload a new video, reach you first of all. Guys, let's begin. शुरू करते हैं. The first main cause is decline of feudalism. समांतवाद का पतन. समांतवाद किसको कहते हैं पहले ये जान लीजिए. समांतवाद एक ऐसी मध्ययुगीन प्रशासकीय प्रणाली थी और सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों और अधिकारों का उपयोग करते थे जो सम्राट राजा अथवा किसी केंद्रीय शक्ति को प्राप्त होते थे. उनका बेधड़ाके से वो यूज किया करते थे. जैसे अपने देश में नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गाइडलाइन वो जारी करेंगे सब राज्यों को माननी पड़ेगी, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था. उसमें ये था कि जो भी राजा जिस सूबे का था प्रशासनिक राजा स्थानीय राजा था वो अपनी मनमानी करता था. उसी को समांतवाद कहते थे. तो in the first place decline feudalism, which was the basic of social political setup of Europe during the medieval period, greatly contributed to the birth of Renaissance. Feudalism, which began to decline by the close of 13th century in France. Italy gradually descended from the best European countries by 1500 AD. कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो समांतवाद का अंत हुआ वो फ्रांस में हुआ और फ्रांस में होने के बाद सीधा कहाँ पर हुआ? इटली में हुआ. और ये धीरे धीरे 1500 ईस्वी मानी ईसा के 1512. पहले एडी को जान लेते हैं. एडी क्या होता है? एडी के बारे में जान लीजिए. एडी का फुल फॉर्म होता है, एडी के बारे में आप जानेंगे एनो डोमिनी. यानी ईसा के जन्म के बाद की तारीख. यानी ईसा के जन्म के बाद की तारीख को हम एडी कहते हैं. एक वर्ड आता है बीसी हिस्ट्री में. बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले. इसका अर्थ होता है कि ईसा के जन्म से पहले, है नहीं. गाइस, जो 1500 ईस्वी एडी था उसमें सब समांतवाद का अंत पूरे यूरोप में लगभग हो चुका था. द मेजर फैक्टर which played a dominant role in the decline of feudalism was the rise of middle class, completion, maintenance of armies, thus being able to the reduce and independence on the feudal roads, price which greatly benefit craftsmen, merchants and architecture. The next cause is impact of धर्म युद्ध का प्रभाव. जो पुनर्जागरण काल था उसको पुनः जीवित करने में जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वो था इम्पैक्ट ऑफ क्रुसेड, धर्म युद्ध का प्रभाव. गाइस, आप जानते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे धर्म सम्मेलन होते थे, धर्म युद्ध हुए. तो ये क्या होता था इसके बारे में जान लीजिए. क्रुसेड्स और wars between the Christians and Muslims which were fought between the 11th and 14th centuries and which ultimately resulted in the victory of Muslim favor. मतलब कहने का मतलब यह है कि जो धर्म युद्ध होता था उस जमाने में 11 से 14वीं सेंचुरी के बीच में
ईसाइयों मुस्लिमों के बीच में, तो उसमें अक्सर मुस्लिम जीत जाया करते थे। तो उसकी जीत से छुटकारा पाने के लिए जो क्या नाम है, पश्चिम के क्रिश्चियन थे, उन्होंने पूर्व का रुख किया। पूर्व के जो क्रिश्चियन थे उनसे ज़्यादा नॉलेज रखते थे, उनके कांटेक्ट में वो आए। ये तरकीबें जानने के लिए कि कैसे मुस्लिमों को पराजित किया जाए, कैसे हराया जाए। Which were fought between the 14 and which result in victory of the Muslims also provided an impact in the Renaissance. As a result of the crusades, Basque scholars came in contact with the East, which was the more civilized than the Basque Christians, a number of Basques. यानी वो जो लोग थे, जो पूरब के ईसाई थे, वो अधिक जानकारी और ज्ञान के लिए पश्चिम के जो ईसाई थे वो अधिक जानकारी और ज्ञान के लिए किसके टच में आए? पूरब के ईसाइयों के टच में आए। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉज है तो उसके टच में आए, यानी जो मुस्लिमों से युद्ध हार जाते थे, धार्मिक युद्ध हार जाते थे, जो बेस्ट के क्रिश्चियन थे, तो वो अधिक नॉलेज जानकारी लेने के लिए पूर्व के क्रिश्चियनों के टच में या कॉन्टेक्ट में आए। इस चीज़ से कहीं ना कहीं पुनर्जागरण काल को बल मिला। नेक्स्ट है हमारा डिक्लाइन इन इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, चर्च के प्रभाव का पतन। चर्च के प्रभाव का पतन भी कहीं ना कहीं पुनर्जागरण काल के उत्पन्न करने में सहायक रहा। द चर्च विच डोमिनेटेड द मिडिवल सोसाइटी, यानी जो सबसे ज़्यादा चर्च का प्रभाव था वो मध्य काल के जो लोग, मध्य समाज के जो लोग थे उन पर था। सफर्ड अ सेटबैक इन द 13 and 14 सेंचुरीज, जो लगभग 13 और 14वीं शताब्दी के बीच में सबसे ज़्यादा रहा, रिकॉर्ड तोड़ रहा। द टेम्पोरल पावर ऑफ द चर्च was challenged by the number of strong monarchs. लगभग जो बड़े बड़े सम्राट थे उन्होंने इस चर्च की शक्ति को चुनौती दी अपने ज्ञान के बल पर। इन 1296 AD किंग फिलिप IV of France got the Pope arrested, made him a prisoner. इसी उपलब्धि में 1296 में फिलीपींस के राजा को एक कैदी बना करके जेल में डाल दिया गया। दिस dealt a serious blow the power and prestige of a pope. Even the common peoples lost faith in the church due to the rise of unearthed and ritual. They preferred to pay greater attention to the present life rather than the after that. No wonder they didn't find medieval ideas or worldliness association satisfactory. तो आपने देखा कि किस तरीके से चर्च के प्रभाव का पतन हुआ। चर्च में क्या था? चर्च के प्रभाव में ये था कि चर्च के प्रभाव में जो मध्य समाज था, मिडल सोसाइटी थी, वो सबसे ज़्यादा उसके प्रभाव में रहती थी। लेकिन जो भाग्य जागरूक मोनार्क्स थे, सम्राट थे, उन्होंने चर्च के ज्ञान को चुनौती दी और मध्य समाज को उससे छुटकारा दिलाया। तो इस जानकारी से कहीं ना कहीं पुनर्जागरण काल को बल मिला और पुनर्जागरण काल का जन्म हुआ। नेक्स्ट इन्वेंशन ऑफ, इसके बाद नेक्स्ट हमारा कार्य है और इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड पेपर्स, यानी प्रिंटिंग प्रेस और अखबारी कागज का आविष्कार। इस चीज ने भी कहीं ना कहीं किस चीज को, काय को बल दिया? पुनर्जागरण काल को बल दिया। द डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस 1454 बाय गुटेनबर्ग ऑफ मैन आल्सो ग्रेटली हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, यानी गुटेनबर्ग ने सबसे पहले 1454 में एक अखबारी कागज, आप जानते हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था गुटेनबर्ग ने, जो नाम था गुटेनबर्ग। इसने 1454 में एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस बनने की वजह से
प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी गुटेनबर्ग ने। मेज आल्सो ग्रेटली हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। इससे जो पुस्तकें प्रकाशित हुई, नई नई मैगज़ाइन प्रकाशित हुई, अखबार प्रकाशित हुए, जिससे वहाँ की जनता में जागरूकता पैदा हुई और इसी की वजह से पुनर्जागरण का जन्म हुआ, पुनर्जागरण काल का जन्म हुआ। देयर आफ्टर ए नंबर्स ऑफ प्रिंटर appeared in Italy, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रिंटिंग मशीन देखी गई वो सबसे पहले इटली में देखी गई थी। इटली में प्रिंटिंग प्रेस मशीन सबसे पहले इटली में देखी गई। द प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड बाय कैक्सटन इन 1474। एक वैज्ञानिक था कैक्सटन, उन्होंने इंग्लैंड में 1477 में प्रिंटिंग प्रेस से वहाँ के लोगों को परिचित कराया। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर एविडेंस, यानी प्रिंटिंग प्रेस की तादाद बढ़ने से और अखबारी कागज की तादाद बढ़ने से अत्यधिक किताबों का निर्माण हुआ, अखबारों का निर्माण हुआ, जिससे जनता जागरूक हुई और जनता जागरूक होने की वजह से रेनेसांस को फोर्स मिला, बल मिला उसको, रेनेसांस का उत्पन्न हुआ।